हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कुछ क्लासिफिकेशंस है ना। क्लासिफिकेशंस का दो तरीके से क्लासिफिकेशन इसमें किया गया आपके सिलेबस में। फर्स्ट है आपके जैसे कार्बन और मेटल्स के बॉन्ड के आधार पर कि किस तरीके से कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है और कैसा होता है। एक तो ये हो गया बॉन्ड मतलब बंध के आधार पर किया गया है, और एक है आपकी उसकी संरचना के आधार पर, है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एमओसी करते हैं क्या, ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो आपके सिलेबस में दो तरीके का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग मतलब बॉन्ड के नेचर के आधार पर, बॉन्ड के नेचर के आधार पर, है ना। या कह सकते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर कि किस तरीके का बॉन्ड है। सेकंड है आपके स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर दो तरीके का वो आपके क्लासिफिकेशन किया गया। इसमें आता है कि बॉन्ड के आधार पर तो बॉन्ड क्या है, बंध क्या होगा, है ना। बेसिकली बॉन्ड अगर बताया जाए कि आपसे पूछा जाए कि अगर बंध क्या है, बॉन्ड क्या होता है, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, उसे अपन बंध कहते हैं। बेसिकली बंध आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा सभी क्लासों में, छोटी क्लासों में। बंध आपके देखा जाए तो टू टाइप्स के होते हैं। बेसिकली डिफाइन कर देते हैं, एक बार थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ वर्ड आएंगे आपके तो आपको आना चाहिए कि होते क्या है ये। ओके, बंध आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और होते हैं आपके वीक बॉन्ड। अब बात आती है कि बंध अगर आपसे पूछा जाए कि बंध क्या होते हैं तो आप पाई और सिग्मा के बारे में बताते हो, है ना, कि सिग्मा बंध होता है, पाई बंध होता है, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन सिग्मा और पाई के आगे भी तो कुछ होता है, फाई भी हो सकता है, डेल्टा फाई कुछ भी हो सकता है, आगे कोई और भी बंध बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे तो अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली बॉन्ड्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे और वीक बॉन्ड होंगे, अगर इन्हें डीपली डिस्कस किया जाए तो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से हो गए अपने पास, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हो गया, फर्स्ट हो गया आयनिक बॉन्ड। सेकेंड बात आती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड आ गया, और क्या हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, यानी कि सहसंयोजक बंध हो गया। थर्ड हो गया आपके कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया उपसहसंयोजक बंध। ओके, और फोर्थ हो गया आपका मेटेलिक बॉन्ड का मतलब मेटेलिक बॉन्ड यानी कि धात्विक बंध। ये इस तरीके के बंध आपके पाए जाते हैं। वीक बॉन्ड में कौन सा होता है आपके वंडरवॉल बंध, है ना, वंडरवॉल बंध। दूसरा हो जाएगा आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इस तरीके के आपके बंध पाए जाते हैं। मेटल कार्बन बॉन्ड को अपने को डिफाइन करना है तो अपने को थोड़ा बहुत इनका आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। अब जब किसी भी, यानी कि ये बंध क्या होता है आपका, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, उससे जो बंध बनेगा आपके क्या होता है, आयनिक बंध होता है। और कोवलेंट और कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करें तो क्या होता है कि जब दो एटम्स के या दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को साझा करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन कोवलेंट बॉन्ड। मतलब क्या हो गया कि साझा का मतलब क्या हो गया कि जिस शेयरिंग, है ना, एक दूसरे से शेयर करें। जैसे किसी को 1 लाख रुपये चाहिए, है ना, 1 लाख रुपये चाहिए किसी को, तो क्या होगा, अगर वो 1 लाख रुपये कंप्लीट तो कोई देगा नहीं, अगर उसके पास 50,000 है, 50,000 उसके पास है
तो उसको अगर कोई शेयर कर सकता है 50,000 और, है ना। लेकिन अगर किसी के पास 1 लाख भी चाहिए, 1,000 रुपये है, यानी कि 1000 ही है, तो उसे अगर 1000 ही है, क्या उसे शेयर करेगा? करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसके पास 99,000 हो तब तो शेयर कर सकता है। लेकिन अगर है उसके पास 1000, है ना, तो वो शेयर नहीं करेगा। क्या होगा कि एक दूसरे को शेयर करना है, एक दूसरे को यानी कि बराबर करना है। 1 लाख रुपये होने चाहिए, दोनों में से किसी के पास भी हो, है ना। तो शेयर किया जा सकता है कम अमाउंट को, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट उसके पास हो ही 1000 रुपये, फिर बोल रहा है कि मुझे 90,000 रुपये और दे, है ना, सॉरी 99,000 और दे, यानी कि 99,000 रुपये और दे, तो वो क्या शेयरिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि 99,000 के आगे 1,000 तो क्या है? बहुत तुच्छ है, बहुत कम है। तो यहाँ शेयर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? स्थानांतरण होगा कि ये अपने ट्रांसफर कर सकता। शेयरिंग कब होगी? जब बराबर हो दोनों के बीच, या तो बराबर हो, या किसी के पास 40,000 है और या किसी के पास 60,000 है, तो इनका क्या किया जा सकता है? इनका क्या किया जा सकता है? शेयरिंग की जा सकती है ऐसे रेशियो का। लेकिन अगर किसी के पास 99,000 है और 1,000 है, तो उनका शेयरिंग नहीं होगा, इनका स्थानांतरण होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण देखा जाए, यानी कि एक के पास तो जैसे Na+ है और Cl- है, इसके पास तो पहले से ही कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या करेगा? स्थानांतरण कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स के पास, है ना। तो ये हो गया इसका स्थानांतरण, है ना। और शेयरिंग का मतलब हो गया जैसे H और H है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों के पास ही एक इलेक्ट्रॉन है, बंद बनाना है, तो दोनों के बराबर पोजीशन में पास में आएंगे और एक में बंद बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा था? यहाँ शेयरिंग हो रही थी, है ना। अब बात आती है कि बंद बनता क्यों है? क्या जरूरत है किसी भी एटम को बंद बनाने की? जरूरत नहीं है, वो अकेला भी तो रह सकता है। अकेला नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। जब उसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना वो नहीं बनाता है। अगर उसका अष्टक कंप्लीट नहीं होता है तो वो अपनी स्थायित्व पाने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। ओके, कोई भी एटम खुद को स्टेबल करने के लिए वो कुछ भी करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स त्याग देगा, या किसी के ग्रहण कर लेगा, या किसी के साथ बंद बना लेगा। यही कंडीशंस होती है ओके बंद बनाने की, और कुछ नहीं होता। अब आपके इसमें आयनिक बंध आप जानते हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है स्थानांतरण की वजह से जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये है कि अगर 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो दोनों की, यानी कि अगर एवरेज निकालें, दोनों दो एटम्स हैं, दो एटम के बीच में बंध बनेगा, उन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एवरेज निकालते हैं तो कितना, ये आप कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से ज़्यादा हो रही है उनकी 1.7 से ज़्यादा हो रही है, तब उस कंडीशन में आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध बनता किन किन के बीच में? बेसिकली जब s ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्रिया कर लेते हैं तो इनमें बेसिकली बता रही हूँ, जब s और p एक साथ अतिव्यापन कर लेते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? मोस्टली आयनिक का ही निर्माण होता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स का ही निर्माण होता है। या क्या कह सकते हैं? धातु प्लस अधातु एक साथ बॉन्ड बना ले, धातु प्लस अधातु एक साथ बॉन्ड बनाते हैं तो आपके आयनिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है। ये बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपके मेटल और कार्बन के बॉन्ड के आधार पर इन्हें डिफाइन भी करना है, तो आपको आना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड बनता कब है? जब धातु और अधातु एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। आपके कई बुक में 1.7 दे रखा है, आपके कई बुक में 1.2 के आसपास भी दे रखा है। ओके, तो कोई 2 से ज़्यादा होनी चाहिए 1.2, और किसी में 1.7 भी दे रखा है। ओके, तो कैसे में 1.5 भी दे रखा है, तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज़्यादा आता है किसी के अंदर तो आयनिक कंपाउंड्स का ही निर्माण होता है। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स का निर्माण आपके S+P ब्लॉक के एलिमेंट यानी धातु और अधातु के बीच में बनेगा। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है, साझा के दौरान जो बंध बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है ना। ये किन किन के बीच में? बेसिकली देखा जाए तो P+P के बीच में मिलेगा, कि P ऑर्बिटल्स दो P ब्लॉक के बीच में मिलेगा, दो P यानी कि P ब्लॉक के एलिमेंट्स ये बॉन्ड बनाते हैं। ओके, ये बंध बनाते हैं। जब P और P ब्लॉक के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है और उसे कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है।
कोऑर्डिनेशन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। शेयरिंग कैसी होगी देखते हैं, बताती हूँ। इसमें शेयरिंग इस तरीके से होती है, जैसे ये हो गया बोरॉन, है ना, इसके पास है p ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसके पास बाएं कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन थे। अगर ऑक्टेट देखा जाए तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी पाना चाहेगा, यानी कि ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहेगा। और अगर अपने पास है NH3 है, NH3 है, NH3 का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 तो 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की तरह है, यानी कि 2 लोन, एक एक्स्ट्रा तो नहीं कर सकते, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें अपने थोड़ा शेयर कर देगा, यानी कि रहेंगे तो नाइट्रोजन के पास ही, लेकिन थोड़ा सा इसे शेयर कर देगा, यानी कि बोरॉन को भी लगेगा कि हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन को भी लगेगा हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन है। बोरेन को लग रहा है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन को लग रहा है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों ही क्या है, अंधविश्वास में जी रहे। अंधविश्वास का मतलब हो गया कि ये 2 लोन पेयर इसके पास भी, यानी कि इसे भी श्योर है और इसे भी श्योर है। अगर देखा जाए, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कंप्लीट हो गए, और अगर देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कंप्लीट हो गए। तो दोनों के अंदर ही शेयरिंग हो रही है, ये शेयर हो रहा है स्थानांतरण, यानी कि कंप्लीट बोरॉन के पास नहीं जा रहा है, पार्शियली जा रहा है, कंप्लीट नहीं, यानी कि बोरॉन के पास खाली p ऑर्बिटल था, खाली p ऑर्बिटल में कंप्लीट नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर ऐसा होता तो नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन रहते, मतलब नाइट्रोजन फिर खाली हो गया। और कोई भी स्पीसीज ये नहीं चाहती कि वो अस्थायी हो, सब चाहते हैं कि स्थायी रहे, है ना, तो ये भी तो स्थायी होना चाहेगा और ये भी स्थायी होना चाहेगा। दोनों को स्थायित्व पाने के लिए इसमें थोड़ा सा, इसमें इसे लगता है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन आ गए, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्शन महसूस होता है। ओके, तो ये कहानी थी कोऑर्डिनेशन। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब हो गया कि 2 मेटल के बीच में बनेगा जो बॉन्ड, उसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। वान डेर वाल बल क्या होता है, जब आपके सहसंयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है। यहाँ वान डेर वाल बल कब लगता है, 2 यौगिकों के बीच में या 2 कंपाउंड के बीच में अट्रैक्शन हो, तब आपके वान डेर वाल बल बनता है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन है, वो उस हाइड्रोजन के साथ में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप है, कौन है, फोन है अपना, इस फोन के पास में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता पाई जाती है। कौन कौन सा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इनके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है, जैसे H है और दूसरे HF है अपना पास, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, एक एटम के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। उन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन महसूस होता है, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये थे बॉन्ड्स के टाइप। बात आ रही है इसमें आएगा यूज का, ये आएगा आपके मेटेलिक कार्बन बॉन्ड्स के आधार पर, इस बॉन्ड का नेचर के आधार पर जाना है। तो इस नेचर के आधार पर आपके 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया। फर्स्ट है सहसंयोजक यौगिक, सेकंड है आयनिक यौगिक, और थर्ड है आपके सैंडविच कंपाउंड, और फोर्थ आपके पाई डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी कि पाई बॉन्ड के आधार पर कि पाई बॉन्ड से किस तरीके से अट्रैक्शन होता है, या कह सकता है कि ओलिफिन्स बॉन्ड। ओलिफिन्स बॉन्ड अलग होते हैं, ओलिफिन्स बॉन्ड आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था होता क्या है। तो 4 प्रकार के यहाँ क्या है क्लासिफिकेशन किए गए हैं कार्बन और मेटल के बॉन्ड के आधार पर। जैसे आपके हैं, फर्स्ट आ गया आपका सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक का मतलब हो गया, आपको परिभाषा आती है, अभी आपको समझाया गया है क्या होते हैं और बने हुए किससे होते हैं, है ना, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर कम हो। एकदम ब्रीफ में समझा रही हूँ, पहले समझा चुकी कि बॉन्ड होते क्या है। विद्युत ऋणता का अंतर, अगर 2 मेटल और कार्बन की विद्युत ऋणता का अंतर निकालें तो कम आना चाहिए। और मैंने ये कहा था कि सहसंयोजक यौगिक बनते कब हैं, जब p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करेंगे, यानी कि p ऑर्बिटल के एलिमेंट से ही क्रिया करेंगे, तब आपके क्या होगा, सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होगा। ये कहा, तो p का p से करवाते हैं ऐसी, C2H5 है, ये अगर अपने पास एल्यूमिनियम से कट जाए, या CH3
CH3, या इस तरीके से लिख देती हूँ CH3 पोलराइज, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ 3 CH3 लगा। तो एल्यूमिनियम किस फैमिली का है? आपके P ब्लॉक का ही है, यानी कि बोरोन फैमिली का है, P और ब्लॉक का ही है। और कार्बन इससे अटैच है, डायरेक्ट कार्बन होता क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या है? जिसके अंदर मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हो, तो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट कार्बन से। इसके साथ कोई भी ग्रुप हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को तो लेना देना है इन्हीं से, कार्बन से। तो इसका जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनको सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। बोरोन का हो सकता है इसी तरीके से, कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, ये आपके क्या होते हैं? सहसंयोजक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक की बात करते हैं जी। आयनिक यौगिक में क्या बात है आपको कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर ज्यादा होता है, उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। यानी कि एल्यूमिनियम और कार्बन की विद्युत ऋणता का अंतर देखें तो इसमें कम आएगा, और इनमें अगर आयनिक यौगिक है तो आयनिक में मैंने कहा था कि जब S+P ब्लॉक के एलिमेंट्स एक साथ क्रिया करते हैं तो उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। अब अपने को बनाने क्या है? अपने को तो बनाना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि मेटल होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए। तो मेटल में अगर अपन ने क्या किया, C2H5 बने, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही तो है ना, C2H5 बने। या क्या कर सकते हैं, यहाँ पोटेशियम ऐड कर सकते हैं, है ना, पोटेशियम भी लिया जा सकता है। ये आपके क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है। ओके, एक तरीके से देखा जाए तो ये कार्बन के साथ क्या है? सोडियम है। सोडियम किसका है? S ब्लॉक का है। तो ये हो गया आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और क्या हो सकते हैं आपके? यही है दूसरा प्रकार, मैंने कहा आपको कि सैंडविच टाइप के कंपाउंड होंगे, सैंडविच प्रकार के कंपाउंड। सैंडविच का पिछली क्लास में अपन ने बहुत ज़्यादा डिटेल से किया था। यहाँ मतलब होगा कि रिंग से जुड़े हुए होंगे, दो रिंग के बीच में मेटल प्रेजेंट होगा, उन्हें अपन सैंडविच कंपाउंड में कल अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये हो गया फेरोसिन एग्जाम्पल। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने पढ़ लिया पिछली क्लास में। ये हो गया फेरोसिन। तो ऐसे कंपाउंड हो गए। नेक्स्ट है आपके ओलिफिन नामक कंपाउंड। ओलिफिन का मतलब हो गया कि कोई भी एथिलीन होगा, यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम अगर आपके डायरेक्ट मेटल से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें ओलिफिन्स कहा जाता है। अनसैचुरेटेड हो कोई भी कंपाउंड, उसे ओलिफिन कहा जाता है। बेसिकली ये पता है, यानी कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, क्योंकि ऑयल से प्राप्त होते हैं, तो जो मोस्टली चीज़ें ऑयल से प्राप्त होती है उनका नामकरण ओलिफिन्स किया गया है। आपके जैसे हैं C2H4 है, इसके साथ कोई भी आपके मेटल जुड़ा हुआ है। ये मेटल जुड़ेगा कैसे? आपके C डबल बॉन्ड CH इस तरीके से होगा। ये पाई बॉन्ड से अटैच होगा, यानी कि बंद बनने की क्षमता क्या होगी? यहाँ से पाई बंद से जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके के ओलिफिन्स यौगिक कहा जाता है। फर्स्ट हो गया सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, सैंडविच यौगिक, ओलिफिन्स यौगिक। ओलिफिन यौगिक के अंदर मेटल डायरेक्ट पाई बॉन्ड से बंध बनाता है, इसीलिए इन्हें ओलिफिन्स यौगिक कहा जाता है। ओके, ये था आपका मेटल कार्बन बॉन्ड के नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपके पास स्ट्रक्चर के आधार पर। बहुत इजी है, अभी समझा देते हैं आपको। आपके हैं अब स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर कितना है आपके? लगभग 4-5 प्रकार का है। देखते हैं, अभी आ जाएगा, आते जाएगा। फर्स्ट है आपके सममित कार्बनिक यौगिक, सममित यानी कि सिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और दूसरा है असमित, एसिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थर्ड है आपका मिश्रित प्रकार का, मिश्रित प्रकार का। बेसिकली 3 ही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर के आधार पर तो 3 ही कर सकते हैं। सिमित का मतलब हो गया कि कोई मेटल जुड़ा हुआ है, उस मेटल के आसपास यानी
यानी कि आसपास में क्या जुड़ी होंगी, कोई कार्बनिक फैमिली जुड़ी हुई होगी, यानी कि कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ होगा, कार्बन होगा तो वो हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा। वो कैसा होना चाहिए, CH3 है और CH3 है, दोनों तरफ भी क्या है CH3 है, दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ऐसे को अपन सममित कहते हैं। असिमित का मतलब हो गया मेटल है, मेटल के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या हो जाए C2H5 जुड़ जाए, तो ये क्या हो गया एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक क्यों हो गया कि एक तरफ तो आपके पास मेथेन है, दूसरे के पास इथेन है, तो दोनों ही तरफ क्या है अलग अलग प्रकार के जुड़े हुए हैं, ऐसे कंपाउंड को असीमित कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। थर्ड है मिश्रित का मतलब क्या होगी, मतलब सब सेम होंगे ना, कार्बनिक कंपाउंड के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है आपके, जैसे मेटल के साथ है ये हो गया कार्बन है CH3 और 4Cl2, इस तरीके के कंपाउंड भी हो सकते हैं। मेटल है कार्बनिक कंपाउंड है, साथ में क्या है Cl2 यानी कि दूसरा एलिमेंट और है, तो इस तरीके को मिश्रित कहा जाता है। जैसे विल्किंस रिएजेंट, विल्किंस रिएजेंट में क्या होता है मेटल है PPH3 हो गया, ये तो आपका मिश्रित क्या कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, PPH3 हो गया और ये हो गया PPH3 और ये हो गया Cl2, इस तरीके के कंपाउंड भी आपके क्या है मिश्रित कंपाउंड है। यहाँ और क्या आता है C2H5 भी आता है, H4 ओके, उससे भी जुड़ा हुआ होता है ये। तो इस कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को मिश्रित कंपाउंड कहा जाता है जिनके अंदर कार्बनिक समूह के अलावा या कार्बनिक लिगेंड के अलावा कोई दूसरा लिगेंड भी जुड़ा हुआ हो, कोई भी हो सकता है वो XYZ, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को मिश्रित कहा जाता है। देखो स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट आ गया सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और मिक्स्ड। सिमेट्रिक का मतलब होगा कि 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि दोनों ही तरफ जुड़े होंगे या जितनी भी कोऑर्डिनेशन नंबर साइट होगी उनके अंदर सेम आपके पास कार्बनिक समूह होगा। थर्ड हो गया असीमित का मतलब हो गया कि डिफरेंट कार्बनिक समूह हो सकते हैं। और फोर्थ हो गया मिश्रित हो गया आपके यानी मिक्स्ड हो गया, मतलब कि इसके अंदर कोई दूसरा लिगेंड भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके।